हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। और जैसा कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का जुलाई में एग्ज़ाम है और वो बीकॉम से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बीए की क्लास तो डालता नहीं, बीकॉम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। तो उसी अपलोड की सीरीज़ में सबसे पहला जो आता है आपका ये कोर 3 यानी बिजनेस लॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अटपटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। अगर समझाने वाला अच्छा हो तो ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और हमें इसमें क्या चीज़ है। तो अगर आप देखो तो इसमें आपके नॉर्मली यूनिट्स की बात करें तो इसमें 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 है, 4 है और 5 यूनिट है। ठीक है, यानी टोटल इस बुक में आपके 5 यूनिट हैं। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको बुक नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से ही आपको प्रॉपर करा दूँगा। जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपके 3 चैप्टर है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। और जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका थर्ड यूनिट में सेल ऑफ गुड एक्ट है। उसके बाद फोर्थ यूनिट, देन 3 चैप्टर इसमें, और लास्ट के फिफ्थ में आपके ये है। तो हम वन बाय वन जो है एक एक चैप्टर जो है प्रिपेयर करते जाएंगे ताकि आपका जो है रिवीजन का जो सिलसिला है वो चलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी हम कहीं से भी पढ़ते, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो या आप किसी सर के पास ऑफलाइन पढ़ो, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उसको नोट कर सकें। अब अगर मैं आपको हवा में सारी बातें बता दूँ और आपने हवा में ही सारी चीज़ें सीख ली तो फिर मज़ा नहीं आता। और मज़ा क्या आएगा, मज़ा इस बात का भी नहीं आएगा जब आप पेपर में बैठोगे तो बस आपको बातें पता होंगी और रिवीजन का आपने टाइम लिया नहीं है, तो इसीलिए आपका काम बिगड़ सकता है। तो मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कॉपी पेन अपने पास रखिए, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँ या जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें लिखूँ उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपकी एसओएल की बुक ही है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लोग कहते हैं कि आप एसओएल की बुक क्यों एक्सप्लेन करते हैं। भाई अब देखो, आपके पास अगर और कोई बुक नहीं है तो आप इससे प्रेफर कर सकते हो। अब आपको एसओएल की बुक से दिक्कत है तो फिर तो आप फिर रह ही जाओ। और आपको डिटेल में पढ़नी है तो बहुत सी बुक है, आप उनका रेफर कर सकते हो। एमसी कुच्चल है, आपका एनडी कपूर है, ये आपके जो है बिजनेस लॉ की बुक है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन खैर वो भी बुक मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन क्या सबसे पहले हम वो ड्यू एसओएल की बुक भी एक्सप्लेन कर दें, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। मैंने उसे पढ़ा है तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें से अगर कुछ पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट कर लें तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1 सितंबर 1872 में आया, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे 1872 कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको इतनी सारी बातें याद रखने वाली नहीं है, अगर आप आगे देखेंगे तो उस हिसाब से दिख जाएगा। हाँ, अब अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो अगर मैं आपको डिटेल में ही बताऊं तो मीनिंग की बात कर लेते हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मीनिंग में आप अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन कहता है सेक्शन 2H। आप कॉपी में लिख सकते हैं सेक्शन 2 कॉजेज H। ठीक है, जो कि ये डेफिनेशन बता रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ
कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 2H में। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, मीनिंग नहीं है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। जाके देखेंगे वहाँ तो आपको सेम यही लाइन आपको वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो करेक्ट होती है, उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं हो सकता। मीनिंग में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन वही रहेगी जो डिफाइंड की गई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं मेरा कहने का मतलब एक सिंपल सा लॉजिक वाला है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं ना कि ये पहली चीज़, ये प्राइवेट लॉ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक प्राइवेट लॉ है। ठीक है, प्राइवेट लॉ का मतलब होता है, अब आपको ये भी कंप्लीट होना चाहिए कि प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो, प्राइवेट लॉ का मतलब है कि अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए और बी के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो इसमें लाइबल या अगर चाहे ए ही बी पे केस करेगा, इसके अलावा कोई और पार्टी केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट लॉ है। और प्राइवेट लॉ में सिर्फ पार्टी ही जो एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में हैं वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक लॉ में क्या होता है कि अगर आप देख रहे हो सड़कों पे कि भाई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आप उसे बचाने जा रहे हो या आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, तो आप केस कर सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर वही पार्टी केस कर सकता है जिसको लॉस हुआ है। अगर उस पार्टी ने कोई केस नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई ये केस जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्राइवेट लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसमें वही केस कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा उसे जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसमें शामिल नहीं होगा वो केस नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ के बारे में बताया। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्राइवेट लॉ क्या होता है और पब्लिक लॉ क्या होता है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी इंग्लिश वालों के लिए तो है, लेकिन यार हिंदी बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने चेक किया है। अगर मेरे से कोई कहे कि सर आप हिंदी और इंग्लिश में आप किसको सिलेक्ट करते हैं, तो भाई अगर मैं बिज़नेस लॉ करा रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश सबसे अच्छा लगेगा हिंदी के मुकाबले। ठीक है, मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कि सेक्शन 2H में डिफाइंड है, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट लॉ कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले लिखा है टू पार्टी, यानी दो पार्टी होनी चाहिए। दो पार्टी मतलब सपोज़ करो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये दो पार्टी है, तो कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए। कोई अकेला बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, खुद से कभी भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मिनिमम तो टू पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बनता, मैंने अभी आपको बोला, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और इससे पहले की वीडियो भी है, मैं अगर चाहूँ इसमें एंड में इसे कर दूंगा, आप उसमें पूरी डिटेल में मैंने समझा रखा है। ये तो मैं सिर्फ आपको आपकी जो बुक है उसको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, हालांकि वो मैंने ऑलरेडी उसमें पूरा मेंशन कर रखा है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे बनता है, सारी A to Z डिटेल उसमें दी हुई है दोस्त। मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा एंड स्क्रीन पे, आप वहाँ पे जाके या मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो पड़ी होगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा सा होता है। तो पहला कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला ज़रूरी बात है दो पार्टी का होना। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले टू पार्टीज हाईलाइट से, और इसके अंदर जो कहानी लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो कि देयर मस्ट बी टू पार्टी इन अ कॉन्स्टिट्यूट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी अ बायलेटरल। अब ये बायलेटरल और यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है मैं आपको अगर बता दूं,
देखो, बायलेटरल का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मुझे कुछ देगा। जैसे सपोज करो, ए ने कहा मैं आपको कार सेल करूँगा 1 लाख रुपए में। ठीक है, 1 लाख रुपए में किसको? बी को। तो अगर ए इसको कार दे रहा है तो बी इसको पैसा देगा। ठीक है, क्या देगा? पैसा देगा। तो अगर वो पैसा दे रहा है तो इसने अपनी तरफ से प्रॉमिस फुलफिल की और ए ने अपनी तरफ से फुलफिल की कार देकर। इसे कहते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट, कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो बदले में आप भी मुझे कोई चीज़ दोगे। यूनिलेटरल में उल्टी होता है वन साइड, कि सिर्फ मैं ही आपको कार गिफ्ट कर रहा हूँ। वो केस होता है गिफ्ट के केस में। ये गिफ्ट वाला नहीं है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो आप मुझे बदले में क्या दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का नियम है। चलिए, तो ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टी, एंड लिखा है द सेम पार्टी कैन नॉट बी पार्टी फ्रॉम बोथ साइड। मैंने अभी आपको ऊपर कहानी सुनाई थी कि कभी भी एक इंसान अपने से तो कॉन्ट्रैक्ट करने से रहा, उसको कम से कम दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आप अगर देखो तो लिखा है हैंस देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए वन साइड। ठीक है, और यहाँ तक आप ये लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में। मैं आपको बड़े प्यार से आराम से समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आप क्लास में ही बैठे हो। ठीक है, बस आपका काम ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि मेरे भी जो है कम से कम भलाई हो जाए, और आपका तो हो ही रहा है। ठीक है ना? बस और कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है मेरा एफर्ट जो है 100% है तो आप भी थोड़ा सा दिखा सकते हो, और उसके रिगार्डिंग ये चलेगा। तो ये कुछ कहानी। और दूसरा है कि आप जितना ज़्यादा पेपर में एग्जाम्पल लिखो उतना बढ़िया है। ये एग्जाम्पल मेंशन है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्रॉमिस टू सेल हिज कार सम ऑफ 20,000 टू बी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉमिस किया गया कि वो कार किसको पे कर सेल करेगा? बी को 20,000 रुपये में। तो ए हो गया प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया, बिकॉज ही हैज़ अ प्रॉमिस टू सेल हिज कार। वेल ही ऑल्सो प्रोमिसी। प्रोमिसी वो इंसान होता है जिसको प्रॉमिस किया। अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है, ए ने कहा मैं कार सेल करूँगा, तो कार देने वाला इंसान होगा प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया। और जिसको दे रहा है वो है प्रोमिसी, डबल एस डबल ई, सॉरी डबल MIS जिसमें डबल ई आ जाता है वो प्रोमिसी, यानी जिसको देगा, यानी बी इंसान जो है प्रोमिसी है। बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे सम ऑफ 20,000 हिम द सेम पोजीशन ऑफ बी। इसका मतलब ए इसे कार देगा और ये इसे 20,000 रुपया दे देगा। आप पेपर में यही एग्जाम्पल लिखोगे, आपके पेज जो है और बढ़ेंगे। देखो, एग्जाम्पल जितना अच्छा लिखोगे पेपर में, आपके पेपर जो है वो भी भरेगा, और कहीं ना कहीं आपको जो है एडवांटेज भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पार्टी के बाद अगला जो मेन कंपोनेंट होता है, जिसको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं, वो है एग्रीमेंट। हाँ जी, सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये है आपका एग्रीमेंट। कह रहा है एग्रीमेंट के बारे में, कह रहा है कि आप प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ वन पार्टी टू डू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट इन एक्ट एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब सबसे पहले एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, और एग्रीमेंट वैलिड और इनवैलिड कब माना जाएगा? जब वो कोर्ट की तरफ से सहमति मिल जाएगी। मैं कहूँ मैंने ए और बी, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले हम एग्रीमेंट करेंगे, और इस एग्रीमेंट को जब मैं कोर्ट से अप्रूवल ले लूँगा, कोर्ट इसे अप्रूव कर देगा, हाँ जी आप ऐसा कर सकते हो, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी लॉ की सहमति यहाँ पे मिल चुकी है, इसीलिए इसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कुछ एग्रीमेंट में आपको सहमति नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता।
वो मैं आगे आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको बस मैं धीरे धीरे जैसे जैसे जो कहानी सुनाता जा रहा हूँ आप बस उसे उसी तरीके से सुनते जाइए। तो दूसरा पॉइंट इसमें था एग्रीमेंट, यानी जैसे ही आपको ये होगा, पहला पॉइंट क्या था, दो पार्टी होना चाहिए और पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है और ये जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके का प्रपोजल होता है वन साइड, ठीक है ना, टू डू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, कि वो एक एक्ट कर रहा है, यानी वो एक एक तरह से आपको एक प्रपोजल दे रहा है कि क्या आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो आप जो प्रोमिसी हो, यानी अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है तो आप उसे हाँ कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। खैर ये अगर जो सीए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक ये चीज़ है कि जब एक ऑफ़र या प्रपोज़ल, ऑफ़र को प्रपोज़ल बोलते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना, कि अगर कोई प्रपोज़ल किसी ने दिया, जैसे मैंने कहा भाई अगर ए ने ऑफ़र दिया, ये वही वाला ऑफ़र समझ लो जो मिलता है आपको। ए ने ऑफ़र दिया बी को, ठीक है, कि क्या तुम मेरा ये कार खरीदोगे, ठीक है, बार बार कार आ रहा है, चलो मैं ये कह रहा हूँ हाउस, क्या तुम मेरा हाउस खरीदोगे। तो ए ने प्रपोजल दिया, अब बी की मर्जी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, कि हाँ जी मैं ये करता हूँ। और प्रॉमिस में जब ये कंसीडरेशन ऐड हो जाता है, देखो प्रॉमिस में अभी इसने कहा हाँ जी मैं कर दूंगा, और अब बाद में अगर इसने अपनी डिमांड पूरी कर ली तो ये बन जाएगा जी एग्रीमेंट। जैसे सपोज करो प्रॉमिस ही किया इसने अभी कि हाँ मैं कर लूँगा, यानी मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा, ठीक है। घर की कीमत क्या बताई, 50 लाख रुपए बताई, अच्छा ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये प्रॉमिस कर दिया कि हाँ जी मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। हाँ अगर ये 50 लाख रुपए दे देता है, देखो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न, लिख लो आगे आएगा टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे भी लिखा दूंगा समथिंग इज रिटर्न। समथिंग इज रिटर्न, कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपको बदले में आप मुझे क्या दे पे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यानी ए ने इसे हाउस बेचा तो इसका तो कंसिडरेशन हाउस हो गया, और ये इसे 50 लाख रुपए देगा तो बी का कंसिडरेशन 50 लाख रुपए, तब जाके ये बनता है एग्रीमेंट। यानी अगर मैं इसको फॉर्मूले टाइप में लिखूं तो फॉर्मूले टाइप में लिखने से आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं टाइम भी जाएगा, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखो कि मैंने कहा कि पहले होता है ऑफ़र, फिर प्लस एक्सेप्टेंस, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले किसी ने ऑफ़र दिया, दूसरा इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा भी प्रॉमिस। लेकिन आपकी बुक में एग्रीमेंट लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो अगर जो सीए कर रहा है उसे पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई है बुक में। बट खैर एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, तो खैर मैं तो इसे प्रॉमिस बोलूँगा। और फिर प्रॉमिस को जब सामने वाला कंसीडरेशन दे के फुलफ़िल कर देता है, कंसीडरेशन अभी मैंने बोला कि अगर 50 लाख रुपए अगर वो हाउस के दे रहा है तो ये कंसीडरेशन है, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। और फिर एग्रीमेंट को अगर मैं कोर्ट से वैलिड करा लूँ, ठीक है, कोर्ट से सहमति ले लूँ या वैलिड करा लूँ, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी नहीं बनता, ये प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस जैसे ही होता रहता है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये पूरी कहानी है इसकी। तो कॉन्ट्रैक्ट इतना आसानी से नहीं बनता इसीलिए कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवैलिड कहा जाता है या वॉइड कह सकते हो उसे, ठीक है। तो चलिए ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एग्रीमेंट जो है, एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, जैसा भी मैंने बोला दो पार्टी होना चाहिए और दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट किस चीज़ का एग्रीमेंट, कि भाई अगर वन पार्टी कह रहा है कि क्या तुम ये काम करोगे, ये वाली लाइन आप देखो कि ए प्रपोजल फ्रॉम द साइड वन पार्टी टू डू अब्सटेन फ्रॉम
डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट इट इज़ एक्सेप्ट बाय अदर पार्टी द एसेंशियल एग्रीमेंट, तो फिर ये एग्रीमेंट माना जाएगा। आप यहाँ तक लिख सकते हो अपनी कॉपी में। जैसे एग्जांपल लिखा है कि ए से टू बी, ए ने बी से कहा कि ही इज़ विलिंग टू सेल हिज कार, कि वो एक इच्छा रख रहा है कि वो अपनी कार को सेल करे 20,000 में। बी गिव हिज एसेंट, बी ने अपनी सहमति दे दी दिस ऑफर, द एग्रीमेंट विल कम इन टू बिंग, यानी यहाँ से एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया कि जैसे ए ने बोला बी से कि मैं जो है ये कार बेचने की इच्छा रख रहा हूँ, क्या आप मेरी कार खरीदोगे, बी एग्री हो गया, तो वहाँ एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, तो चलिए ये एग्रीमेंट की मीनिंग है। अगर आप एग्रीमेंट की मीनिंग सॉरी डेफिनेशन, वो मीनिंग तो ऊपर थी, ये डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2B है। 2H जो था कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, याद रखना है, और 2B जो है वो एग्रीमेंट के लिए। अब बच्चों का कहना है कि क्या सर हम सेक्शन ना लिखे तो चलेगा? ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 1-2 मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, ये याद रखना। क्योंकि अगर ये दिक्कत आ जाती है, सपोज करो आपने किसी और का सेक्शन किसी और में लिख दिया, तो वो को आपका आंसर पूरा का पूरा गलत माना जाएगा, बेशक उसके अंदर आपने सही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि आपने सेक्शन ही गलत लिखा है जो उसको गलत डिफाइन कर रहा है। तो इसीलिए अगर आपको याद हो जाता है सेक्शन तो आप याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो जाता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्लिगेशन में अगला है। ऑब्लिगेशन की बात मैंने कि हर एक की एक ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट तो हो गया, मैं प्रॉमिस तो कर दिया कि हाँ भाई मैं आपका कार खरीदूंगा और या मैं कार बेचूंगा। बाद में अगर किसी ने ऑब्लिगेशन नहीं किया तो, यानी किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अपनी लीगल ड्यूटी, जो उसने प्रॉमिस किया है कि मैं ये काम करूँगा और वो ना करे, ठीक है ना, तो फिर वो गलत माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो कि एन ऑब्लिगेशन इज़ अ लीगल ड्यूटी, ये एक लीगल ड्यूटी होता है टू डू और abstain from doing something, an agreement to a contract should be give a raise to some legal obligation which is enforceable by law, और कुछ ऐसा ही ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो लीगल हो। ठीक है, ये नहीं कि आप बस कुछ भी बोले जा रहे हो उससे और कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी, वो चीज़ नहीं है। साथ में आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, इफ़ ए एग्री टू सेल 100 बेल ऑफ कॉटन टू बी एट प्राइस सेटल इन फ्यूचर। अब ये लो कि यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि ए एग्री कह रहा है वो 100 बॉल कॉटन देगा बी को, लेकिन प्राइस टू बी सेटल इन फ्यूचर, कि इसका जो है जो भी सेटलमेंट होगी वो फ्यूचर में होगा। ठीक है ना, तो अगर सर्टेनिटी है कहीं ना कहीं, अब आपको पता है कि अगर उसने बोला है कि फ्यूचर में इसकी पेमेंट करनी है तो ठीक है कर देंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में वो नहीं दे पाया तो वो अपनी लीगल ड्यूटी से भाग रहा है, तो वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड कह देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे कि अगर कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन से भागता है कि भाई बंदे ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस पे खरा नहीं उतर पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने क्या कहा, अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें बताई, 1 बाय 1 एक एक करके रिपीट करते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मार्क करता जा रहा हूँ। पहला, 2 पार्टी होना चाहिए और 2 पार्टी के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। सिर्फ एग्रीमेंट करके बैठने से नहीं होगा, प्रॉमिस करके बैठने से नहीं होगा, जो उनकी लीगल ड्यूटी है वो भी उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो सिर्फ आज इसी के लिए थी, ठीक है, ताकि आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है। आगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं अपलोड करता जाऊंगा, बड़े प्यार से आपको सिखाऊंगा मैं, और इतना अच्छा है लगेगा आपको ये सीखने में कि आप कहेंगे कि हाँ जी बढ़िया है ये, और मैं अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करूँगा। तो खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि 24 मिनट हो चुके हैं, 24-25 मिनट ठीक है, इतना इनफ है आपको सीखने के लिए। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है, अगले में इससे आगे की बात करेंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप पेंडिंग में डाल दो नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्लास, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए इसे पेंडिंग में डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए
आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू। बाय।